हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड ये हमारा मॉक टेस्ट 2 है। अगर आपने पहला नहीं देखा तो वो देख लीजिए। एंड ये रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हुए थे कि हम सारे टॉपिक्स सेपरेटली करेंगे और हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से उसके ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो मॉक टेस्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है एंड मॉक टेस्ट 2 है। ओके, सो दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके अभी पीएसएस के लिए, जो कि 40% वेटेज रखता है इस बार प्रीलिम्स में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिफोर वी स्टार्टिंग आवर लेक्चर, ओके, मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि हमारा जो डेली का मॉक टेस्ट मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, सो आज का मॉक टेस्ट हमने 8 बजे कंप्लीट किया एंड हमारे 3 विनर्स हैं। मोस्टली बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया था एंड आप भी ज्वाइन करके अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो हमारे 3 लोग विनर्स हैं फर्स्ट मॉक टेस्ट के, क्योंकि ये हमारा थर्ड मॉक टेस्ट है एक्चुअली। ये फर्स्ट है दुष्यंत है, देन अमित है एंड देन आशु। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ 3 गाइज, यू आर डूइंग वेरी गुड। इनका कॉकरोची बहुत अच्छी है, इन्होंने 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 अटेम्प्ट किया था, बस एक रॉन्ग है। इनके 4 रॉन्ग है, इनके भी 4 रॉन्ग है। ओके, सो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ये दोनों का रैंक सही है, ठीक है। ये दोनों जो है करेक्ट रैंक मतलब सेकंड रैंक ही हैं। ओके, सो बस इन्होंने हमारा जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, उन्होंने उस हिसाब से एल्गोरिथम के हिसाब से इन्होंने टाइम के बेसिस पे इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है कि किसी ने टाइम कम लिया था, किसी ने टाइम ज़्यादा लिया। उस बेसिस पे इनको अमित ने टाइम शायद कम लिया होगा, इसलिए हमारा एल्गोरिथम उसी बेसिस पे इनको डिफाइन किया कि इन्होंने सेकंड रैंक आया है, इन्होंने थर्ड रैंक लेके आया आंसू, ठीक है। उस बेसिस पे इन्होंने किया है, वरना सारे क्वेश्चन नंबर सब कुछ सही सबने किया है, बट रैंक्स डिफरेंट है बेस्ड ऑन द टाइम्स कि कितना किसने टाइम कंज्यूम किया। ओके, सो बिफोर वेस्टिंग अ टाइम्स हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले आपको यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी क्वेश्चन को कि आप क्वेश्चन को देखते ही पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई टू अटेम्प्ट योरसेल्फ एंड एंड ऑफ द वीडियो आप कमेंट बॉक्स में करिए आपने कितना करेक्ट किया आउट ऑफ 25। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डाटा स्ट्रक्चर से बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है गाइस? बाइनरी सर्च ट्री जो है हमारा एक सर्चिंग एल्गोरिथम है जो कि यूज होता है किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कोई सीरीज है, देखिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है एंड 60 है और 70 मान लो, ठीक है। अब इस डेटा स्ट्रक्चर को मान लो मुझे सर्च करना है 60, तो 60 सर्च करना है, तो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री क्या करता है कि ये बैलेंस सर्च ट्री होती है और इसमें क्या होती है कि ये एक सॉर्टेड डेटाबेस पे काम करता है, ठीक है। सॉर्टेड सॉर्टेड उस पे काम करता है, क्या नाम है हमारा जो लिस्ट दी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पे काम करता है। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल क्या करता है, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स दिए हैं, डाटा स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उसको डिवाइड कर दो। तो इसको हाफ डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो 40 जो आएगा तुम्हारा 40, 40 की लेफ्ट साइड जो होगा गाइस वो हमेशा 40 से लो होगा, 40 का राइट साइड जो होगा वो हमेशा 40 से राइट ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब देखो, ये 40 से लेफ्ट साइड तो ये 30 वाला आएगा, हमको फाइंड आउट करना है 60, तो 40 से हमेशा 60 बड़ा ही होगा, राइट। सॉरी, 60 हमेशा बड़ा होगा 40 से, राइट। तो कहीं ना कहीं 60 यहाँ आएगा। तो अब जो है, अब फिर से इसको हाफ डिवाइड किया, मतलब डिवाइड किया, तो हमें पता चल गया कि किधर जाना है, लेफ्ट जाना है राइट जाना है, हमें पता चला राइट जाना है। अब जो रिमेनिंग बचा है इस रिमेनिंग में फिर से हाफ करो, 1 2 3, तो मतलब 60 हाफ किया अब इधर। तो 60 हाफ जैसे कि हमें ये मिल गया, तो मतलब हमारा जो है ये फाइंड आउट कर गया। तो इसकी पूछा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब पहले ही बार में मिल गया, नहीं ये गलत है। ऑर्डर ऑफ लॉन्ग लॉग एन लगेगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें मिल रहा है, या जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है डिवाइड इंटू 2 किया है तो इन्होंने इंटू एन किया है, तो ये नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन, इतने टाइम में आपको ये एलिमेंट सर्च हो जाएगा। ओके, देख, ऑर्डर ऑफ लॉग एन इज द करेक्ट आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से, कंप्यूटर नेटवर्किंग से है, जिसमें हम डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का डोरा प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल करता क्या है। तो ये जो है हमारा डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है किसी भी सिस्टम को, ठीक है, किसी भी क्लाइंट को। बट डोरा प्रोसेस क्या है? ये डोरा प्रोसेस एक तरह का प्रोसेस होता है जो डीसी डीएससीपी में यूज होता है कि आईपी एड्रेस कैसे असाइन किया जाए। अगर किसी को डोरा का जो फुल फॉर्म भी पता होगा ना तो करेक्ट आंसर कर लेगा। डी का मतलब होता है गाइज हमारा पहला डिस्कवर, देन ऑफर करते हैं, देन रिक्वेस्ट करते हैं, देन एक्नॉलेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये यही डोरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली में होता क्या है। डिस्कवर का मतलब देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, डोरा प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास पहले तो दो, जो हमारा ये डी, ये डायनेमिक होस्ट कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है ना, ये हमारा काम करता है किस पे? यूडीपी पे काम करता है। यूडीपी कौन किस पोर्ट पे होता है? 67 एंड 68, 68 प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है।
सॉरी, ये पोर्ट नंबर यूज करता है यूडीपी। अब ये दोनों पोर्ट क्या होते हैं guys? दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लाइंट होती है, एक होता है सर्वर होता है, ठीक है। मतलब कि जब कोई नया क्लाइंट आया इन द मार्केट सिस्टम को, ठीक है, तो वो नेटवर्क को क्लाइंट आने से पहले उसके पास आईपी नहीं होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करेगा, उसने डिस्कवर एक रिक्वेस्ट भेजेगा। ये किसके थ्रू भेजता है guys? क्योंकि देखो हमारे पास आईपी नहीं है तो कम्युनिकेट कैसे करेगा कि डीएससीपी सर्वर से? तो ये नियर बाई सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, किसके थ्रू? ये सर्वर को रिक्वेस्ट करता है थ्रू दी डीसीएसपी डिस्कवर ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। जो भी नियर बाई डीसीपी सर्वर होंगे कनेक्ट करेंगे। लिसन कैसे करेंगे इस ब्रॉडकास्ट को? ये लिसन करते हैं इस पोर्ट के थ्रू, ठीक है। सॉरी, ये इस पोर्ट के थ्रू लिसन करते हैं, ठीक है। ये लिसन करते हैं इस पोर्ट के थ्रू। और जो है क्लाइंट जब क्या करता है, 67 पोर्ट यूज होता है क्लाइंट के सर्वर को रिक्वेस्ट को लिसन करना, ठीक है। फिर यूनिकास्ट करते हैं, इसको ऑफर करते हैं मल्टीपल जो है वो आईपी एड्रेस, इसको ऑफर करते हैं, ठीक है। इसके पास रिक्वेस्ट आता है मल्टीपल आईपी एड्रेस, तो ये किसके साथ रिसीव करता है? ये रिसीव करता है हमारा, लिसन करता है 68 पोर्ट पे। ये लिसन करता है 67 पोर्ट से, लिसन करता है क्लाइंट के रिक्वेस्ट को। और जो है क्लाइंट हमारा डीएससीपी सर्वर की रिक्वेस्ट को 68 पोर्ट से लिसन करता है, ठीक है। तो इसको पता चल गया कि मुझे ऑफर आया है इतने सारे मल्टीपल। फिर ये क्या करता है कि जो भी ऑफर होगा उसमें से एक चूज कर लेगा, ठीक है। कि बोलेगा कि नहीं मल्टीपल आईपी एड्रेस है, उसमें एक चूज करके डीसी डीएससीपी रिक्वेस्ट भेज देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा उस क्लाइंट को। तो ये क्या करेगा, ये हमारा 67 पोर्ट यूज करके उसको लिसन करेगा। इसको पता चल गया कि हमारा जो क्लाइंट है उसको ने एक जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, बोलेगा कि हाँ ठीक है आप अब इसको यूज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्नॉलेजमेंट इसको मिल गया और ये जो है एक टाइम पीरियड के लिए लीज के लिए असाइन हो गया, ठीक है। तो बार बार ये रिक्वेस्ट भेजता रहता है, आपका लीज खत्म होने वाला है, 50% आपका बचा हुआ है, टाइमिंग, ये सारा चीज जो है करता रहता है। वो डिफरेंट प्रोसेस है, बट आपको डोरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए। डिस्कवर करेगा, फिर आपको आईपी एड्रेस ऑफर करेगा, फिर आप रिक्वेस्ट करोगे उस चीज़ को, हाँ मैंने ये चीज़ सेलेक्ट किया है, फिर वो डोरा प्रोसेस के अगर लास्ट में जब हमारा सर्वर है वो आपको एक्नॉलेजमेंट दे देगा, ठीक है आप यूज करिए इतने टाइम पीरियड का, लीज दे देगा इतने टाइम पीरियड के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये। ओके, देन ऑपरेटिंग सिस्टम है डेडलॉक अवॉइडेंस, ठीक है। डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होती है कि हमारा सर्वर में, हमारे जो सिस्टम है, ठीक है, सीपीयू में कोई भी प्रोसेस जाने से पहले ये चेक करता है कि क्या प्रोसेस सेफ स्टेट में है या नहीं। मतलब कि कोई भी रिसोर्स असाइन करने से पहले, देखिए प्रोसेस P1 है, ठीक है, P1 है, P2 है, मान लो रिसोर्स ए है, बी है, सी है। इन तीनों रिसोर्स को इसको असाइन करने के लिए, इसको असाइन करने के लिए, इसको असाइन करने के लिए सबसे पहले ये चेक किया जाता है क्या ये रिसोर्स असाइन करने के बाद हमारा सिस्टम सेफ रहेगा, डेडलॉक में तो नहीं चला जाएगा, ठीक है। उसी की बात करता है डेडलॉक अवॉइडेंस। इसी को बोलते हैं हम लोग बैंकर एल्गोरिथम, ठीक है। बैंकर एल्गोरिथम बोलते हैं। ये रॉबिन रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग की बात कर रहा है, ठीक है। ये भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग में आता है, शॉर्टेज फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग में आता है। तो ये हमारा बैंकर एल्गोरिथम। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ बैंकर एल्गोरिथम को, कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि सिस्टम हमारा जो है सेफ है या अनसेफ कंडीशन में है, ठीक है। तो ये चीजें हम डिसाइड करते हैं, ओके। नाउ इसका करेक्ट आंसर ये है, ये डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम फॉलो करता है, ठीक है। तो अब देखो ये तीन चीजें हैं, ठीक है। अब हमारे पास है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि हमें पता करना है कि सिस्टम हमारा सेफ कंडीशन में है कि अनसेफ में है, ठीक है। कि जैसे हमारे पास क्या है कि एक एलोकेटेड प्रोसेस है जिसमें कि P1 है, P0 है, P1 है एंड P2 है, E2 है, ठीक है। ये है। उसके बाद रिसोर्सेज क्या है, A B C, तीन रिसोर्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्स नीड वाले में देख लेते हैं, फिर और आगे की चीजें करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये क्या है, एलोकेटेड है, ठीक है। एलोकेटेड रिसोर्सेज हो जाएंगे यहाँ पे, जिसमें क्या है 0 1 0, पी को क्या है 2 0 0 3 0 2, ठीक है। तो इसमें से A B C कर लेते हैं, A B C, ठीक है। इसको क्या है कि ये मैक्स नीड है, कितना इसको नीड है, मतलब कि सारे जो P1 को कितना नीड है, जो P1 को A वाला नीड है हमारे पास 7, ये 5 नीड है B वाला रिसोर्स, और 3 वाले को, C वाले को 3 रिसोर्स। इसी प्रकार इसको 3 है, 2 है, 2 है, ठीक है। इसको 9 है, 0 है, 2 है, ठीक है। अब इसके बाद अवेलेबल रिसोर्स देख लेते हैं, अवेलेबल कितने हैं, ठीक है। A B C अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड। देन इस बेसिस से हम डिसाइड करेंगे किसको पहले प्रोसेस दिया जाए, और बेस्ड ऑन दैट हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा ये सिस्टम सेफ है कि नहीं सेफ है, ठीक है। तो हमारे पास अवेलेबल अभी हैं 4, ये के पास 4 हैं, जिसके बाद 2 हैं, जिसके बाद 2 हैं, ठीक है। अब देखो कि पी के पास जो है रिक्वायर्ड कितने हैं, देखो पी को रिक्वायर्ड है 7, और इसके पास अभी कितने हैं, करंट है 0, तो टोटल 7 जो ए मिलेगा, इसको बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। इसके पास बी को रिक्वायरमेंट है 1,
ठीक है। बी बी इसके पास ऑलरेडी एक है, बट इसको 5 का रिक्वायरमेंट है, तो टोटल भी इसके पास 4 की रिक्वायरमेंट और है। ठीक है, मैक्सिमम इसकी नीड जो है 5 है, बट इसको एक ऑलरेडी एलोकेटेड है। इसी प्रकार से P0 जो हमारा प्रोसेस है उसको टोटल 3 की रिक्वायरमेंट है, बट इसके पास 0 एलोकेटेड रहता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका कनेक्ट कर लेंगे कि हमारे पास 3 का रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी एलोकेटेड है, और दो दो के जो है बी और सी बचेगा। इसी प्रकार से इसको टोटल 9 का रिक्वायरमेंट है, बट 3 ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो 6 बचेगा। जीरो है, जीरो है, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास टोटल रिसोर्स जो है कितने हैं, टोटल रिसोर्स अवेलेबल इतने हैं। ठीक है, अब इसमें से देखो ए के पास 4 रिसोर्सेज है, क्या हम P0 को दे सकते हैं? P0 को ए जो है 7 चाहिए, तो नहीं रिक्वायरमेंट हो पाएगा, राइट? तो ये तब भी वेट करता ही रह जाएगा कि मेरे पास 7 आएगा ए, तब मैं स्टार्ट करूंगी, तो ये चीजें नहीं होंगी। इसको नहीं मिलेगा, क्या इसको मिलेगा? इसको रिक्वायरमेंट है टोटल। P1 को क्या है, एक की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास 4 अवेलेबल है, दे सकते हैं। दो की रिक्वायरमेंट 2 अवेलेबल है, दो की रिक्वायरमेंट 2, तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, P0 स्टार्ट, P1 स्टार्ट हो जाएगा। P1 को देंगे, P1 के देने के बाद P रिलीज होगा, तो टोटल अब देखो, पहले P1 जैसे एग्जीक्यूट होगा, ये रिलीज कर देगा अपना रिसोर्स। तो अभी होल्ड करके कितना बैठा है, 2 बैठा है ए में, तो अभी 4 था पहले, तब कितना हो गया, 6 हो गया, ये दोनों 0 0 है, तो ये 2 2 हो जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स कितने हो गए, 6 2 2। ठीक है, अब क्या ये दे सकता है इसको, अभी भी P0 स्टार्ट कर सकता है? नहीं करेगा, राइट? क्योंकि इसको 7 की जरूरत है, हमारे पास अवेलेबल 6 है, तो अभी इसको नहीं देने देंगे हम लोग। तो किसको चेक करेंगे, नीचे वाले को देखेंगे, P2 को। P2 के बाद 6 की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास 6 अवेलेबल है, और ये 0 0 की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास 2 भी अक्षर में, तो उसके बाद हम लोग P2 का देंगे। ठीक है, P2 का देंगे तो P2 फ्री होगा। तो अभी रिसोर्स कितने बचेंगे, फ्री होने के बाद 3 जो है इसमें बचे हैं, तो क्या होगा, 3 और 6 9 बच जाएंगे ये, और ये 0 है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और ये 2 रिलीज करेगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखो, अब क्या P1 हमारे पास आएगा, नहीं आएगा? ए को चाहिए 7 का रिक्वायरमेंट है, हमारे पास अवेलेबल 9 है, मतलब कि ए को दिया जा सकता है रिसोर्स। ठीक है, अब बी को रिक्वायरमेंट है 4, बट हमारे पास 2 अवेलेबल है, मतलब कि बी की रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और अब P1 को हम यहाँ पे, P0 को हम यहाँ पे नहीं दे पाएंगे रिसोर्सेज सारा, तो कंडीशन हमारा अनसेफ होगा। ठीक है, अगर यही चीजें यहाँ पे 4 होती, अवेलेबल 4 होता, यहाँ पे 4 तो हमारा सेफ होता, बट यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास 2 ही है, तो ये हमारा अनसेफ कंडीशन हो गया। ओके, ये हमारा बैंकर एल्गोरिथम यही डिसाइड करता है सिस्टम सेफ है, नहीं सेफ है। नहीं सेफ है तो टर्मिनेट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, सस्पेंड कर देगा उस प्रोसेस को, बिफोर असाइनिंग, बिफोर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन स्टेप। ओके, सो इससे सीपीयू का टाइम बचता है यार, इस तरह से कि हमारा सीपीयू डेडलॉक में ना चला जाए कि रिसोर्सेज का वेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डीबीएमएस पे है। ठीक है, ये हमारा ट्रांजेक्शन आइसोलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल में कौन सा द हाईएस्ट लेवल ऑफ आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा। आइसोलेशन का मतलब है दो ट्रांजेक्शन एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करें। ठीक है, जो कि प्रिवेंट का, कंप्लीटली प्रिवेंट कर डर्टी रीड, पहला डर्टी रीड प्रिवेंट कर रहा है, दूसरा नॉन रिपीटेबल रीड, तीसरा क्या है, फैंटम रीड प्रिवेंट कर रहा है। डर्टी रीड का क्या मतलब हुआ, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, तब आप ये चीजें तीनों चारों का ऑप्शन जो है एनालिसिस कर पाओगे। डर्टी रीड का मतलब ये होता है कि जितनी बार क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब अनकमिटेड ट्रांजेक्शन्स को रीड किया, ठीक है, दूसरे ट्रांजेक्शन ने, अगर मैंने बोला कि मैंने ए में 10 दिया, 10 ऐड किया, प्लस ए किया, ठीक है, और इसको कमिट नहीं किया, इसको यहाँ पे कमिट नहीं किया, और यहीं पे जो है इसको बी ने रीड कर लिया ए को, तो अनकमिटेड ट्रांजेक्शन रीड हुआ। अब यहाँ से क्या होगा कि अगर ये रोल बैक करेगा, तो बी ने तो पूरा 10 ऐड करके ऐड किया होगा ए में, लेकिन ये पूरा जो पहले का ए था वो तो ये क्या होगा, ये डर्टी रीड होता है इसको। ठीक है, नॉन रिपीटेबल का रीड का मतलब ये होता है कि एवरी टाइम सेम क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है, हमें जो रीड में हमें डेटा मिल रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, कि कोई आके डिलीट कर रहा है, कोई चेंज कर दे रहा है। ठीक है, फैंटम रीड का मतलब होगा हम सेम क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हमें नया डेटा मिल रहा है। ठीक है, हमें नया डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें अनरिपीटेबल रीड। अब देखो अनकमिटेड रीड, जब डेटा अनकमिटेड होगा तो यहाँ पे अनकमिटेड रीड, रीड अनकमिटेड, ठीक है, तो ये तो डर्टी रीड है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। रीड कमिटेड, रीड कमिटेड होगा तो मतलब कि रीड करेगा कमिटेड डेटा को, तो मतलब कि डर्टी रीड तो हटा देगा, बट क्या नॉन रिपीटेबल रीड रीड करेगा? ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टाइम्स जो है जो रिपीटेड रीड नहीं आ रहे हैं, कोई ना कोई हर बार डिफरेंट डिफरेंट कोई आके चेंजेस कर रहा है, कमिट कर रहा है, चेंज कर रहा है, और हमें हर बार बार डिफरेंट क्वेरी मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। रिपीटेबल रीड, इसमें तो हम लोग रिपीटेबल रीड कर रहे हैं, मतलब कि डर्टी रीड तो खत्म हो जाएगा, नॉन रिपीटेबल रीड भी खत्म हो जाएगा, और फैंटम रीड में मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रीड हो रही है हमकी। ठीक है, नया इंसर्ट हो रहा है, डेटा डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा ये लास्ट वाला जो है नहीं कर पाएगा। सीरियलाइजेशन जो है हमारा ये कर लेगा इस चीज को। ठीक है,
सीरियलाइजेशन क्या होती है कि एक प्रॉपर्टी होती है जो इंश्योर करती है कि हमारा जो करंट ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन्स है, ट्रांजेक्शन होने से पहले, ट्रांजेक्शन होने के बाद जो है डेटा की इंटीग्रिटी सेम हो, सिस्टम जो है स्टेबल हो, कंकरेंसी उसकी मेंटेन रहे, ठीक है। ये सीरियलाइजेबिलिटी की बात, सीरियलाइजेबिलिटी जो होती है ये इंश्योर करती है। ये दो तरह के होते हैं, व्यू सीरियलाइजेशन और एक और सीरियलाइजेशन होती है, वो बाद में हम देख लेंगे किसी क्वेश्चन, अगर नहीं फिर भी मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा .dbms के, तो उस पर मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आपको ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ समझ में आ जाएगी कि आइसोलेशन लेवल क्या होती है, रीड एमके टी रीड, पॉसिबल नॉट पॉसिबल, ये सारा चीज़ है पूरा। मैंने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। ये आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप रीड कर लेना, ओके। नाउ डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब एक चीज़, डेटा स्ट्रक्चर में ये पूछ रहे हैं कि एवीएल ट्री है, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होती है, ठीक है, आफ्टर इंसर्टिंग ए न्यू नोड, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, ऑफ एन अनबैलेंस्ड नोड विच ऑफ द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड। तो ये कह रहे हैं कि देखो हमारे पास जो एवीएल ट्री है, लेफ्ट नोड पे हम लोग, लेफ्ट नोड पे कुछ और ऐड कर ऐसे करते जा रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि क्या करें, ठीक है, क्या करें कि हमारा ये बैलेंस हो जाए, बैलेंस ट्री में, ठीक है। अब जैसे कि आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप गए और अचानक से यू टर्न आ गया, लेफ्ट यू टर्न आ गया, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट ही मुड़ जाओगे, तो आराम से गिर जाओगे, राइट। अगर बाइक चला रहे हो तो आप जो है बैलेंस करने के लिए बाइक को आप राइट में मुड़ोगे, आपकी पूरी बॉडी का भार जो है राइट में जाएगा, सेंटर ऑफ मास आपका तब नीचे बैलेंस होगा बाइक के सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, तो आप बैलेंस में जाओगे। तो यही सेम चीजें हैं कि जिधर ज्यादा लोड हो रहा है, जिधर ज्यादा स्क्यू जा रहा है हमारा ट्री, उसके अपोजिट में जो है हम लोग रोटेट कर देंगे, तो ये हमारा राइट रोटेशन हो जाएगा लेफ्ट को करेक्ट करने के लिए, तो हमारा ट्री ट्री बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है क्या है, शॉर्टेस्ट पास फर्स्ट की बात कर रहा है, ओपन शॉर्टेस्ट पास फर्स्ट करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि विच आर द फाइन करेक्ट अबाउट द ओपन शॉर्टेस्ट पास फर्स्ट, ठीक है, इसकी बात करें। अब ये क्या है ओपन शॉर्टेस्ट पास फर्स्ट, ये जो है यूज होता है डेटा पैकेट को डिसाइड करने के लिए कौन सा करेक्ट पाथ है और कैसे यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये राउटर में यूज होते हैं, राउटर्स हमारे यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ओके। उसमें से एक है हमारा ओपन शॉर्टेस्ट पास फर्स्ट, ओके। तो दो तरह के हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं मेनली मेजर टाइप में, एक होता है कि आईजीपी, आईजीपी, एंड एक होता है ईजीपी, ठीक है। ये होता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और ये होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर वाले में क्या आता है, हमारा रिप आता है, आरआईपी होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, एंड ओएसपीएस आता है, ओएसएफपी आता है, और एक है जीआईपीआर कुछ करके नाम है, मुझे याद नहीं है, ठीक है। एक होता है इसमें बीजीपी आती है, बीजेपी आता है। अब ये क्या करता है, ये जो है विद इन द नेटवर्क, आप जैसे किसी बैंक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो एक सिंगल नेटवर्क पे काम कर रहा होगा एक बंदा, एक जो है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, ठीक है। बट अगर आप चाह रहे हो कि अपने इंटरनेट, आप देखिए मोबाइल, आप जैसे एयरटेल एयरटेल का नेटवर्क यूज कर रहे हो, ठीक है। अभी आपके जियो के कस्टमर से कॉल करना या बात करनी हो, जियो के कस्टमर से मैसेज भेजना, जो उसको जियो का आईएसपी यूज कर रहा हो, तो कैसे होगा, तो ये रिप के थ्रू नहीं होगा गाइज, ये सीधे आईजीपी यूज करते हैं, ये हमारा बीजेपी काम करता है यहाँ पे। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है, कि डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम में जो है यूज करने के लिए, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल ऑटोनॉमस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए बीजेपी यूज होता है, ठीक है। और हमारा ये आईजीपी यूज होता है किसके लिए, जो कि सेम ऑटोनॉमस सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए या फिर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करने के लिए, उसके डेटा ट्रांसफर के लिए, ठीक है। अब क्या है कि ये इसमें रिप जो यूज होता है, इसमें होप काउंट करते हैं, होप काउंट का मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। अभी नंबर ऑफ डिवाइसेस के बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि कौन सा हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल बेस्ट होगा, कौन सा पाथ बेस्ट होगा डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, पैकेट को ट्रांसफर के लिए। ओएसपीएस में क्या होता है कि ये यूज करता है लिंक लिस्ट को, कॉस्ट देखता है कि कितना कॉस्ट लग रहा है इस डेटा को, उस डेटा उस जगह से इस जगह से दूसरी जगह भेजने में, यहाँ से यहाँ भेजने में, यहाँ से यहाँ भेजने में कितना डेटा कॉस्ट लग रहा है, ये चीजें डिसाइड करता है, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि ये चीजें ना हर 30 सेकंड के बाद अपने राउटिंग टेबल के इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और सिर्फ ये नाइबोर के राउटर को चेक करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसको नहीं पता कि 10वां वाला राउटर के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या डेटा है, ठीक है। बट इसके पास क्या होती है कि इसके पास सारे राउटर के एक तरह का एक मैप होता है, एक नेटवर्क होता है। जैसे कि हमारे पास मैं बोलूँ कि गूगल गूगल मैप है, गूगल मैप को सर्च करोगे तो पूरा लोकेशन आपको बताएगा और अल्टरनेटिव पाथ भी दिखा देगा कि ऐसे ऐसे जाओगे देर से भी पहुंच जाओगे, राइट। तो ये इस तरह से इसके पास सारे चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होता है, सारे जितने भी राउटर्स हैं सबकी इन्फॉर्मेशन होती है। उस बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे कौन सा राउटर यूज करें जो सी मिनिमम कास्ट लगे, उस बेसिस पे डिसाइड करता है। लिंक लिंक स्टेट यूज करता है, ठीक है। ये जो है बिलामन फोर्ड एल्गोरिथम यूज करता है, ये डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है होप काउंट, इसको तो होप काउंट नहीं, ये हमारा यूज करता है,
ये जो है पाथ वेक्टर पे यूज होता है, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस वेक्टर पे यूज होता है, ये हमारा पाथ वेक्टर पे यूज होता है, ठीक है। अब बहुत कहानी मैंने बता दी आप लोगों को इसके बारे में। अब देखो, अब क्या है कि OSPA इज ए डिस्टेंस वेक्टर। डिस्टेंस वेक्टर कौन यूज करता है गाइज? ये तो RIP यूज करता है ना, मैंने भी बताया, तो ये तो गलत हो गया। OSPF uses the Dijkstra's shortest path first algorithm to calculate the best path। सही है, कॉस्ट इफेक्टिव के लिए देख करके करता है। OSPF यूज होप काउंट RIP यूज करता है। OSPF सेंड द इंटायर राउटिंग टेबल पीरियोडिकली और 30 सेकंड, मैंने बोला था ना। RIP 30 सेकंड में के बाद हर इन्फॉर्मेशन चेंज करता है कि अगर कोई राउटर चेंज हुआ है तो उसका IP एड्रेस का डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ पे है, कहाँ पे चेंज हुआ है, तो सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। कि एक पूरा नेटवर्क है, कैसे कैसे है, आप लोग इसको मैं आप नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बी ट्री है। बी ट्री क्या करती है? ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ लेते, विच आर द करेक्ट अबाउट द बी ट्री, बी प्लस ट्री। बोथ द डाटा रिकॉर्ड इंडेक्स रिकॉर्ड आर द stored in the every node, only leaf node are stored in actual data while internal node are ओके। B ट्री डू नॉट सपोर्ट द रेंज क्वेरी। B ट्री क्या है कि नॉट लिंक टू ईच अदर, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास ओके, आपको आंसर ही दिख गया। ओके, हमारा ये है कि ओनली लीफ नोड विच स्टोर दी। ओके, तो होगा होता क्या है कि इसमें क्या है कि जो हमारे पास लीफ नोड होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो लीफ नोड होते हैं वो डेटा हमारा स्टोर करते हैं। बाकी के जो हमारे पास इंटरनल नोड्स होते हैं वो गाइज वो हमारे स्टोर करते हैं इंडेक्स की को, ठीक है। तो फाइंड आउट द करेक्ट डेटा, इस बेसिस पे हमारा इंडेक्सिंग होता है डेटाबेस में, और फिर करेक्टली डेटा को हम एलोकेट कर पाते हैं, सॉर्ट कर पाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है। ये फायरवॉल का है, एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में यूज होता है ये दोनों, ठीक है। टाइप्स ऑफ फायरवॉल मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से आप लोगों को करवाया था, ठीक है। तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। ये पता नहीं क्या हो रहा है आज, ये दोनों डेली का काम है ये। ओके, सो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हमने करवाया था। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉक्सी फायरवॉल करते हैं, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या होती है, ठीक है। तो सारा फायरवॉल नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब प्रीवियस लेक्चर में आपको करवाया था, वहां से देख लेना आप लोग। PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, या ऑलरेडी प्रोवाइडेड है प्रीवियस लेक्चर के, ओके। सो ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में दोनों यूज होते हैं। ये हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या करता है? ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जब कोई इंट्रूजन आता है, कोई अटैकर आता है हमारे सिस्टम में इंटर करने की कोशिश करता है, तो ये फायरवॉल क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है बेस्ड ऑन द रूल्स और प्रॉपर्टी डिफिनीशन जो ऑलरेडी हमारे इनबिल्ड हैं, ठीक है, उसमें। और इसके बाद क्या करता है, ये एक अलर्ट जनरेट करता है एडमिनिस्ट्रेटर को, देखो हमारे पास एक डिटेक्ट हुआ है, हमारे पास एक अटैकर का डिटेक्ट हुआ है, यहाँ पे आओ आप एक्शन लो, ठीक है। बट ये इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम क्या करता है, ये तो डिटेक्ट करेगा कि एक हमारे पास अटैक हुआ है, बस उसको ब्लॉक भी कर देगा उसी टाइम पे प्रिवेंट भी करेगा उस चीज को, कि इंस्टेड ऑफ अलर्ट तो भेजेगा ही भेजेगा, डिटेक्ट करेगा, अलर्ट भेजेगा, लेकिन उसके पहले ही एक्शन ले लेगा ये कि ठीक है, कि सामने वाला जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एक्शन लेने से पहले मैं उसको प्रिवेंट करूंगा, कि मैं उसको अंदर नहीं घुसने दूंगा अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो ये इस तरह का काम करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम डिप्लॉयड इन लाइन विथ नेटवर्क ट्रैफिक कैन ऑटोमेटिकली ब्लॉक द मैलिशियस एक्टिविटी। ये आईडीएस तो ब्लॉक नहीं करता ऑटोमेटिकली, राइट, तो ये इन्फॉर्म करता है एडमिन को, तो ये तो गलत है। आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम सेपरेट आउट ऑफ बाउंड एंड ओनली अलर्ट विदाउट ट्रैपिंग। ये दोनों उल्टा ही है, ये इसके लिए है, इसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो भी गलत है। एंड आईपीएस डिप्लॉयड इन लाइन, मतलब कि हमारे नेटवर्क के अंदर ही विथ नेटवर्क ट्रैफिक, ओके, एंड कैन डिटेक्ट एज वेल एज प्रिवेंट द मैलिशियस एक्टिविटी। जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, यही करेक्ट है। बोथ आईपीएस वर्क द एप्लीकेशन लेयर, गलत है, ठीक है। ये हमारे एक लाइनेक्स कमांड है, देखो। अब लाइनेक्स कमांड में क्या करें कि आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा तीनों के क्या काम है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग लाइनेक्स कमांड इज यूज टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस, ठीक है। नाइस कमांड यूज होता है किसी भी प्रोसेस को प्रायोरिटी देने के लिए, सेट करने के लिए, किसकी क्या प्रायोरिटी होगी, मतलब प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले प्रायोरिटी सेट करते हैं ना उसके। लेकिन जो ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मान लो P1 रन हो रहा है, उसकी प्रायोरिटी 10 है। अब इस प्रायोरिटी को, रनिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी को चेंज करें, मैंने मैं चाह रहा हूँ उसकी प्रायोरिटी 5 हो जाए, तो जो ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस है उसको चेंज करने के लिए मैं नाइस री नाइस कमांड की यूज री नाइस कमांड की हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। री लाइनस कमांड यूज करते हैं। किल क्या करता है, किल क्या होता है, कोई प्रोसेस रन हो रहा है, तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि ग्रेसफुली बंद हो जाए, फिर भी नहीं बंद हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, किल -9 लगा दूंगा, ठीक है। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रोसेस जो सिस्टम में ओपन है, यही पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाए सिस्टम से, इसको क्लोज हो जाए, तो -1 और कर दूंगा, तो ये पूरा सिस्टम कर देगा, ठीक है। टॉप कमांड यूज होता है हमारा, डिस्प्ले करता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन को किसी भी प्रोसेस के, जैसे कि कितना मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, कितना CPU यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है।
इतना मेमोरी, सीपीयू का प्रोसेस की आईडी वगैरह क्या है, तो ये टॉप कमांड यूज होता है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, हमारे पास इसका रीनाइस जो है ये यूज करता है चेंज द प्रायोरिटी ऑफ ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का हाइपरवाइजर। देखो हाइपरवाइजर समझने से पहले ना सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या नाम है, वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे पास, देखो अभी आपको चीज़ है ना कि हमारे पास सर्वर होते हैं, जो सर्वर हम लोग खरीदते हैं ना एक्चुअली, मुझे तो नहीं पता था, जब मैं ज्वाइन किया अपना बैंक तो मुझे समझ में आया कि ठीक है, ये एक्चुअल में कॉस्ट कितनी, गाइज एक सर्वर की कॉस्ट ना करोड़ों में होती है, 1 CR से प्लस ही होती है, 80-90 लाख, 1 करोड़ प्लस। तो बहुत महंगे महंगे सर्वर्स आते हैं जो कि ताइवान, कोरिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है ट्रेवल करके आते हैं। ठीक है। अब इतना कॉस्टली जो सर्वर हमारे पास आता है, ठीक है, तो इसमें कितना, बहुत ज़्यादा सीपीयू होती है, सीपीयू बहुत हाई होती है, इसका मेमोरी जो रैम होती है, रैम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अब इसी को डायरेक्टली किसी सिस्टम से अगर कनेक्ट करके यूज करें तो हम, जरूरी नहीं कि इस सिस्टम को इतना यूटिलाइज ही करेगा, राइट। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि इस सीपीयू को इफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए हम चाह रहे हैं कि इसको, इस पे मल्टीपल मशीन एक साथ इस सर्वर को एक्सेस करें, क्योंकि अगर सर्वर को डायरेक्ट एक्सेस करेंगे तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा और वो एक ही सिस्टम पे यूज होगा, राइट। तो इतना सीपीयू सिस्टम तो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, इतना रैम वगैरह सारा चीज एक सिस्टम। तो हम चाह रहे हैं कि मल्टीपल मशीन्स जो हैं अब रन यूज करें। तो हमारे पास वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो क्रिएट करता है वर्चुअल मशीन, मल्टीपल वर्चुअल मशीन किसी भी सर्वर पे। अब इस सर्वर पे जब मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स जब अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, तो किसके थ्रू करता है वर्चुअलाइजेशन, ये हाइपरवाइजर यूज करता है गाइस। हाइपरवाइजर आपका दो टाइप टाइप का होता है, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। ठीक है। टाइप 1, टाइप 2। ठीक है, इसको बोलते हैं बेयर मेटल बोलते हैं, इसको होस्टेड बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेयर मेटल, इसको बोलते हैं होस्टेड। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये डायरेक्टली इस पे अप्लाई होता है। ठीक है। अब देखो इस तरह से, ये हमारा सर्वर है जिसमें बहुत सीपीयू है, रैम है, एसएसडी है बहुत ज्यादा। ठीक है। अब इस पे जो है डायरेक्टली हमारा हाइपरवाइजर टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 इंस्टॉल होगा। ठीक है, करेगा हमारे पास क्या जनरेट करेगा, बहुत ज्यादा सीपीयू वन, मतलब VM1, VM2, ठीक है, इस तरह से VM कर देगा, VM1, VM2, VM3। ठीक है, VM3। अब इस चीज पे अब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्टली इस पे अप्लाई हो रहा है टाइप 1, और ये डायरेक्टली VM फिर क्रिएट करना शुरू कर दे रहा है इस सर्वर को यूज करके। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स मशीन्स हैं, तो इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ऑपरेटिंग OS जो है कोई भी हो सकता है इसमें। ठीक है। तो इसमें इसमें विंडोज हो सकता है, इसमें मैक हो सकता है, इसमें लाइनक्स हो सकती है। ठीक है। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हो सकता है। ठीक है। टाइप 1 में, टाइप 2 में यही चीजें क्या होती हैं कि टाइप 2 में जब हमारा सर्वर होता है उसके ऊपर हमारे पास एक OS लगा होता है, देन हमारे पास हाइपरवाइजर होता है टाइप 2 का। ठीक है। टाइप 2 का, फिर इससे मशीन जो होती है सब में सेम OS होता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर ये OS क्रैश किया ना, तो ये पूरे वर्चुअल मशीन एक साथ क्रैश हो जाएंगे टाइप 2 हाइपरवाइजर में। ठीक है। तो हमारा सबसे बेस्ट जो है हमारा टाइप 1 हाइपरवाइजर है, जिसमें सब में जिस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से OS इंस्टॉल कर दो, यूज करना स्टार्ट करो। इवन एक भी OS क्रैश हुआ फिर भी रिमेनिंग VMs चलेंगे विदाउट इम्पैक्टिंग दी अदर वर्क। ओके, सो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन। ठीक है। तो कह रहे हैं कि हाइपरवाइजर 1 जो है ये रन ऑन द टॉप ऑफ द होस्टिंग कंप्यूटर, होस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली ऑन फिजिकल सर्वर। ठीक है। ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यूज कर रहा है। मैंने क्या बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर टाइप 1 नहीं करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो टाइप 2 काम करता है, तो ये तो गलत हो गया। टाइप 2 डायरेक्टली ऑन द फिजिकल सर्वर, यही चीजें, ये इसका होगा, ये इसका सही होगा। टाइप 1 हाइपरवाइजर रन डायरेक्टली ऑन द फिजिकल हार्डवेयर विदाउट रिक्वायरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बोथ रन ऑन द होस्ट कंप्यूटर, ये तो गलत ही है। ठीक है। अब इसका आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कैसे होता है, यहाँ से आप नोट्स पढ़ लें। देखो ये टाइप है, ये हमारा बेयर मेटल है जिसको बोलते हैं, ये लोग होस्टेड बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है, डायरेक्टली हार्डवेयर पे अप्लाई हो रहा है टाइप 1। ये कह रहे हैं कि हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर ऊपर हाइपरवाइजर देन VM क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये वर्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है, कैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे हमारा हाइपरवाइजर के थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है क्या है, मेमोरी मैपिंग होती है। ठीक है। अब मेमोरी मैपिंग की क्वेश्चन है। ठीक है। तो विच आर द फॉलोइंग कैचिंग मैपिंग टेक्निक्स allow the memory block to replace any cache line thereby minimizing conflict instances। ठीक है। अब देखो, अभी आपको एक क्या समझना है, रैम है,
ठीक है, रैम और क्या है, कैसे है, हमारे पास कैशे मेमोरी। ठीक है, तो रैम की जो साइज होती है, साइज जो होगी, हमेशा रैम की साइज बड़ी होगी कैशे से, राइट। ये तो सबको पता है कि रैम थोड़ा बड़ा होगा कैशे मेमोरी से। ठीक है, रैम जो है जीबी में होता है, कैशे हमारा जो है केबी में भी होता है, केबी एमबी में होता है। ठीक है, तो अब साइज बड़ा है तो मतलब कि जब हम रैम को डिवाइड करेंगे प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में, तो हम हम ये डिसाइड करें, हम कैशे मैंने बढ़ाया था ना, कैशे में क्या करते हैं हम लोग, कैशे में क्या करते हैं, रिसेंटली जो रनिंग प्रोसेस होता है जो रैम में स्टोर होता है उसका हम लोग एक बैकअप क्रिएट कर लेते हैं कैशे में। ठीक है, तो अब क्या है कि हम कैसे मैपिंग करें कि देखो रैम तो बड़ा होता है, अब सारे रैम के ब्लॉक्स को, ठीक है, इस कैशे के स्लॉट में तो नहीं डाल सकते, राइट, स्लॉट या लाइन बोलते हैं जिसको, नहीं डाल सकते। तो इसकी मैपिंग कैसे करते हैं वो बात कर रहे हैं इस चीज़ पे, जिससे कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट मिसेस हो ना हो, जिससे कि अगर रिक्वायर हो रैम को, अरे सीपीयू को, तो डायरेक्टली कैशे से मिल जाए। तो कौन सा प्रोसेस रखें कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, कौन सा प्रोसेस रैम से जो है कैशे में रखे ये डिसाइड होगा। तो ये एक डायरेक्ट मैपिंग है, डायरेक्ट मैपिंग मतलब वन टू वन मैपिंग कर देंगे। फुल एसोसिएटिव मैपिंग का मतलब अगर इसको जाना है तो ये तीनों में मैप कर सकता है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको करना है तो इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। ठीक है, इसी प्रकार सबको होता है फुल एसोसिएटिव। सेल्फ एसोसिएटिव मैपिंग का क्या मतलब हुआ कि ये देखो, सेल्फ एसोसिएटिव मैपिंग का क्या मतलब होता है कि इसमें जो है एक सेट क्रिएट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, हर मेमोरी कैच में एक सेट कर देते हैं और उसमें कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स सेट होते हैं, सॉरी ये स्लॉट्स होते हैं। जैसे कि ब्लॉक वन में, रैम में ब्लॉक वन कर दिया, इसको एक सेट जीरो में डाल दिया, तो सेट जीरो जो कैसे होगा वो, उसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स बहुत सारे होंगे, तो कोई किसी में भी जा सकता है। तो इस हिसाब से सेल्फ एसोसिएटिव। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एनी नंबर ऑफ कैचे लाइन देयर बाय मिनिमाइजिंग, किसी भी नंबर में, तो मतलब कि ये रैम के किसी भी नंबर में कैचे में जाने के लिए यही तो है ना, फुल एसोसिएटिव ही तो करेंगे इसको, राइट। इसी को बोलते हैं फुल एसोसिएटिव। ठीक है, डायरेक्ट मैपिंग वन टू वन होगा। सेल्फ एसोसिएटिव मतलब सेट एसोसिएटिव मतलब ये होता है कि एक सेट क्रिएट कर देंगे ब्लॉक का, ब्लॉक के लिए। ठीक है, कैचे में तो वो एक ब्लॉक जो है रैम का उस सेट में जाकर के कहीं भी किसी भी स्लॉट में जाकर के यूटिलाइज हो सकता है, फिर मैप हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है। ओके, ये हमारा डायरेक्ट मैपिंग है, फुल एसोसिएटिव है और सेट एसोसिएटिव है, और कैसे कैसे हो रहा है ये चीज़ें आप लोग को मैंने बता दी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, इस चीज को पढ़ते हैं। एक एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, उसमें कह रहे हैं कि विच, ये एम्प्लॉय टेबल है, इसको कोई डेटा एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। फिर कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्कूल क्वेरी। ठीक है, सेलेक्ट द नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, जैसे कि एक सब क्वेरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब किसी भी क्वेरी के अंदर अनदर क्वेरी आपको मिले तो ये सब क्वेरी के पार्ट होता है। तो सबसे पहले जो सब क्वेरी होती है ना उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट द एवरेज सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय का। ठीक है, सेलेक्ट, अब यहाँ पे एवरेज सैलरी क्या होगी, देखो अब क्या है, 5 4 9 9 7 16, 16 एंड 24। ठीक है, एंड 45 करेंगे, इसमें 45 और ऐड करेंगे, कितना होगा, 0005। ये तो गलत हो गया, मैंने गलत कर दिया क्या। ठीक है, 90 हो गया, 90,000 हो गया ये। ठीक है, 90,000 हो गया, एंड देन 80 करेंगे इसमें, 80 और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000 और ऐड करेंगे, 0 0 0 0 9 8 17 हो जाएगा। फिर इसमें 45 और ऐड करेंगे, 0 0 0 5, ये कितना होगा, ये हो गया 1 और ये होगा 2। ठीक है, इसका एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा ये। ठीक है, एंड देन 4, देन 3, देन 0 0 0, इतना आएगा। ठीक है, इतना आ गया हमारा एवरेज। अब कह रहे हैं कि सेलेक्ट द नेम, नेम सेलेक्ट करना है फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन, इतनी जिसकी सैलरी इससे ज़्यादा है, तो मतलब एक तो देखो इसकी ज़्यादा है। ठीक है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, यही गलत होगा क्या, मैंने कुछ गलत निकाला क्या। एवरेज में कोई गलत है, गलती है गाइस, आप एवरेज निकाल लेना इसको। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन करके, ठीक है, डिवाइड कर देना 5 से। ठीक है, उसके बेसिस पे निकलेगा। ठीक है, उसके बेसिस पे निकलेगा तो आपको करेक्ट आंसर जो है उसी बेसिस पे मिल जाएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आप लोग एवरेज में शायद कुछ गलती हुई है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ कहीं ना एवरेज में गलती हुई है। ठीक है, तो उस बेसिस पे करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा। और यहाँ पे मैंने शायद ये 700 ऐड नहीं किया है, ये 7 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 70,000 और ऐड करेंगे तो करें 0 0 0 5 6
2, अब डिवाइड करेंगे तो 55000, अब इतना आएगा। ठीक है, अब इतना आ गया तो मतलब एक तो ये सही होगा, ये नहीं होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा, मतलब कि ये वाला, मतलब अमित हो गए, मोहन हो गए, तो करेक्ट आंसर हमारा अमित और मोहन। ओके ना, उसके मैं बोला ना एवरेज में निकालने में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होगा, तो अमित और मोहन से ज्यादा होगा। ठीक है, यही सैलरी जो है 55 से ज्यादा, बाकी सब कम है, तो ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, ओके, सॉरी, आंसर आपको दिख गया पहले से। ठीक है, स्पैनिंग ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक्चुअली में क्यों यूज होता है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं स्विचेस में। ठीक है, स्विचेस में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं स्विचेस में? देखो स्विच क्या करता है, आप स्विच का अगर फंक्शनैलिटी देखोगे तो अगर कोई स्विच है, अगर मल्टीपल स्विच एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, इस लाइन से इस लाइन से, ठीक है, अगर इस स्विच के पास, अगर ए है, इसको बी मान लो, अगर इस स्विच के पास कोई पैकेट आएगा ना तो वो सबके पास फॉरवर्ड कर देता है, कोई डेटा आता है। ठीक है, और ये इसके पास, अब क्या करते हैं, इसके पास कोई रिक्वेस्ट आया, इस रिक्वेस्ट को इसने कॉपी किया, फिर ये इसको फॉरवर्ड किया, इसके पास कोई रिक्वेस्ट आया, कॉपी किया, फिर इसको फॉरवर्ड किया, फिर इसके पास भी तो ये रिक्वेस्ट आएगा, तो ये कॉपी किया, फिर इसको फॉरवर्ड करते, एक लूप बन जाएगा, राइट, मल्टीपल डेटा आप कॉपी, सेम डेटा का मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यही यूज करता है कि जो ये लूपिंग है ना, इसी को कट डाउन करने के लिए। अब कट डाउन कैसे करेगा? जो एक्स्ट्रा लिंक होंगे अवेलेबल, जो भी अवेलेबल एक्स्ट्रा लिंक होगा ना, उसको कट डाउन कर, अब यहाँ से डेटा भेजा इसने, पैकेट भेजा, इसके पास भी आया होगा, इसके पास भी आया होगा, मतलब सारे स्विचेस के पास पहुंच गए। तो अब जरूरी नहीं कि बी सी के साथ शेयर करे, उसको आइडेंटिफाई करेगा ये कि कौन सा एक्स्ट्रा लिंक है और उसको कट डाउन कर देगा, तब इसके साथ इसका नहीं करेगा। ठीक है, तो यही काम होता है, ब्लॉकिंग स्टेट करता है जो भी एक्स्ट्रा लिंक्स वगैरह हैं। ठीक है, यही हमारा जो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का काम है, स्विचेस में यूज होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या करें कि टू इंक्रीज द बैंडविड्थ बिटवीन द स्विचेस बाय अवेलेबल, बैंडविड्थ इंक्रीज करने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, स्पैनिंग ट्री का, टू बेन द स्विचिंग लूप बाय रिप्लेसिंग द रिडंडेंट लिंक इन ब्लॉकिंग स्टेट, करेक्ट है, ब्लॉकिंग स्टेट में जो भी है उसके रिडंडेंट लिंक को कट कर देना, और देन स्विच जो है जो है हमारा लूपिंग को खत्म कर देगा। ठीक है, टू असाइन द आईपी एड्रेस की बात ही नहीं कर रहे हैं, टू इनक्रिप्ट द डाटा कम्युनिकेशन की बात ही नहीं हो रही है, हमारा करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, इसका एक का आपको पास नोट्स होगा यहाँ पे, इस चीज को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ से डेटा आ रहा है यहाँ पे, तो इस चीज को हम ब्लॉक कर रहे हैं कि देखो ये हमारा गलत डेटा जा रहा है, कॉपी होगा डेटा का। ठीक है, तो उसी को ब्लॉक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। दिस मैसेज सर्कुलेट एंटायर इंडस लूप क्रिएट करेगा एक ट्राइंगल के फॉर्म में, और विद इन सेकेंड मिलियंस ऑफ कॉपीज जो करेगा, और इसको बोलते हैं हमारा ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और सिस्टम हमारा कंप्लीटली क्रैश हो जाएगा विद इन सेकेंड। तो बेटर है कि हम लोग स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का यूज करें। ठीक है, डिस्क एल्गोरिथम का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक चीज मैं बताऊं इसमें कि कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग मतलब देखो हमारे पास आपने सो ना सीडी वगैरह देखा होगा ना, सीडी वगैरह देखा होगा। ठीक है, तो सीडी वगैरह में क्या होता है, इसमें जो है देखो ट्रैक्स ऐसे ऐसे बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से ट्रैक्स बने होते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी देखोगे इस तरह से ट्रैक बने होंगे, ऐसे ऐसे ट्रैक्स बने होंगे। ठीक है, ऐसे ट्रैक्स होते हैं, तो हर ट्रैक देखो, पहले तो क्या होता है, प्लेटर होता है, नंबर ऑफ प्लेट्स, नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हैं, ठीक है, डिस्क, नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, ठीक है, उसके बाद हर डिस्क के बाद कितने प्लेस वो सरफेस हैं, एक सरफेस ऊपर होगा, एक सरफेस नीचे होगा, हर सरफेस में नंबर ऑफ ट्रैक्स, इसको ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, हर ट्रैक होगा, ट्रैक भी ना इसमें सेगमेंट में जो है ऐसे डिवाइड होता है। ठीक है, और हर सेगमेंट में हमारा डेटा होता है, यहीं पे हमारा डेटा होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो आर्मर लगा होता है, जिसका देखा ना कि एक पुराने मूवियों में एक ऐसा रहता है, ऐसे लगा रहता है डंडा जैसा, और इस पे ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, इसको हेड बोलते हैं, ये आर्मर रहता है, हेड रहता है, और ये ट्रैक जो है आगे पीछे ऐसे जो है घूमता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। ठीक है, इसी की बेसिस पे कौन सा डेटा हमें रीड करना है, जिस भी डेटा पे होगा वो डेटा रीड होगा। ठीक है, ये आर्मर हमारा। तो अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि देखो यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम किस में हो रहा है। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि जो डिस्क शेड्यूलिंग ये 6 तरह का होता है, एक तो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, एक तो शार्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। देखो सीक टाइम क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ कितना होता है, फिर एक होता है स्कैन, एक होता है लुक, एक होता है सी स्कैन, ये हमारा एल्गोरिथम है डिस्क शेड्यूलिंग के, एक होता है सी लुक। ठीक है, सी लुक होता है। अब इन सबके अपने अलग अलग जो है तरीके हैं, कैसे जो है डिस्क में कैसे काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आपको सीक टाइम डिफाइन करना। सीक टाइम क्या होता है गाइस? सीक टाइम वो टाइम होती है जिससे कि ये आर्मर, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो इसको टाइम लगेगा इस आर्मर को,
उसी टाइम को लोग सीक टाइम कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जैसे कि मान लो कि रिक्वेस्ट आया कि हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है, कि हमारे पास 10 है, 90 है, 30 है, 40 है, 50 है, 50 है, 60 है, ठीक है, 100 है, 190 है, ठीक है, अरे सर 190 है, ये नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होगा कि जो भी पहले आएगा हमारा, उससे पहले 10 आया तो वो 10 पे जाएगा ट्रैक पे, फिर क्या नाम है, फिर 90 पे जाएगा, फिर 70 पे जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे हम लोग 199 कर लेते हैं मान लो, ठीक है। अब मान लो पहली बार हमारा ट्रैक पे जो है 40 पे ही है, हमारा हेड जो है 40 पे प्लेस है, तो यहाँ पे 40 कहीं होगा, यहाँ पे हमारा प्लेस है, ठीक है। अब यहाँ से जो पहले आएगा सबसे पहले वो 10 पे जाएगा, फिर 90 पे जाएगा, फिर 30 पे आएगा, ठीक है, फिर 50 पे जाएगा, फिर 60 पे जाएगा, फिर 100 पे जाएगा, फिर 900 पे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये मूव करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। इसके बाद आता है शार्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। क्या करता है शार्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, करता है देखता है किसकी सीक टाइम सबसे कम है, तो सबसे पहले 40 पे तो भाई सबसे पहले क्या करेगा, 10 पे जाएगा, फिर 30 पे जाएगा, फिर 50, 60, फिर 90, फिर 100, फिर 90। इसी प्रकार से स्कैन भी करता है, कुछ लुक भी करता है, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसमें सबसे जो यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम है ना, वो हमारा करता है सी स्कैन। जो सी स्कैन है ना, ये आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है, क्योंकि ये सारा पढ़ाने लगूंगा तो पूरा डिस्क शेड्यूलिंग करने का हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये जो सी स्कैन करता है ये आपको यही सबसे कम यूनिफॉर्म टाइम करता है। ये क्या करेगा, यहाँ से जाएगा ऐसे, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से कर देगा, ठीक है। यहाँ मतलब पहली बार सीधे जाएगा इस साइड में जिस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर उसके बाद फिर बैक जाएगा और फिर जो बचेगा उसके करेगा। तो एक यूनिफॉर्म टाइम में एक डायरेक्शन में ये करेगा। इसको एलिवेट, इसको क्या है, सर्कुलर स्कैन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एलिवेटर एलिवेथम भी बोलते हैं स्कैन को, ठीक है। तो इसी का क्या है करेक्ट आंसर हमारा सी स्कैन है, ठीक है, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ये नोट्स है आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। डाटा कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स क्या है, ठीक है, क्या होती हैं। अब कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स जो हैं क्या होती है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा हमारे पास कि ये जो क्या नाम है, हाँ, कि ये हैश टेबल क्या होती है, हैशिंग क्या होती है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। हैशिंग क्या होती है, हैशिंग मेथड होती है जो कि डेटा को स्टोर और रिट्रीव करना है डेटाबेस से, ठीक है, ऑर्डर ऑफ वन टाइम में, मतलब फर्स्ट टाइम में ऑर्डर ऑफ वन टाइम में डेटा को रिट्रीव करना है, यहाँ से स्टोर करना है, यहाँ से निकालना है डेटा को डेटाबेस से मान लो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम है, हैशिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कैसे इसको स्टोरेज होता है, उस बेसिस पे बहुत सारे कंक्लूजन हम निकालेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आता है कि एक हैश टेबल आता है। हैश टेबल क्या करता है कि आपको एक टेबल बनेगा, ठीक है, जैसे मान लो टेबल है, कोई डेटा स्टोर करना है आपको, ठीक है। ठीक है, अब क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद कि जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हैश हैश की वैल्यू है ये हैश की वैल्यू कैसे जनरेट होती है, हमारे पास एक वो है कि mod 10 HK। अब बता रहा हूँ मैं, मान लो कि मुझे इंसर्ट करना है कुछ डेटा, जैसे कि इंसर्ट करना है हमें 90, चलिए 19 19 29 39 49 ठीक है, और मान लो कि मुझे ऐसे सर्च करना है 5, ठीक है। अब 5 इसमें डालोगे तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5 बटेगा, मतलब हमारा 5 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, राइट। अब देखो, अब फिर 19 डालोगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 9 आएगा, तो हमारा यहाँ पे मान लो दो और हैं, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, तो यहाँ पे हमारा 19 स्टोर हो गया। अब क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है कि ये कोलिजन जब स्टार्ट होगा तो इसको रिजोल्व करने के लिए ना हमारे पास ये चार तरह के मेथड्स होते हैं, लीनियर प्रोबिंग, चेनिंग एंड डबल हैशिंग। तो ये करते क्या है देखो, अब क्या है कि आप 29 को स्टोर करोगे तो 29 को भी जब 10 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर 9 ही आएगा, 9 आएगा मतलब कि हमारा हैश वैल्यू 9 आ गया। 9 आ गया तो यहाँ यहाँ तो ऑलरेडी फिल्ड है। तो अब क्या करें, अब ये 29 कहाँ पे फिल होगा, ठीक है, अब तो कोलिजन हो गया, सेम प्लेस पे सेम की वैल्यू पे जो है, नहीं इस की को डाल सकते, राइट, डेटा को डाल सकते हैं, ठीक है, हैश वैल्यू पे। तो अब इसको कहाँ पे रखा जाए, उसी को रिजॉल्व करने के लिए ये सारी टेक्निक्स आई हैं, ठीक है, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, चैनिंग एंड, ठीक है। अब देखो ये चैनिंग को छोड़ करके ये सारी क्लोज्ड में आते हैं और ये ओपन प्रोबिंग में आता है, ये ओपन में आती है ये चैनिंग। चैनिंग क्या बोलता है कि एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर देगा और ये आपको यहीं पे जोड़ना स्टार्ट कर देगा जो भी कॉन्फ्लिक्टेड हमारे पास कीज हैं, ठीक है। ये की है हमारी, ये कॉन्फ्लिक्टेड जो भी की हैं इसको यहाँ से स्टोर करना है, 29 39 49 ऐसे ऐसे स्टोर करना देगा एक लीनियर वे में, ठीक है, एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में। तो ये हमारा चैनिंग की बात कर रहा है, ये कह रहे हैं कि मल्टीपल की द सेम टाइम यूजिंग द लिंक लिस्ट।
तो लिंक लिस्ट तो यही है। बाकी मैं आपको बता, लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है। लीनियर प्रोबिंग में जैसे यहाँ आया, इसके बाद नेक्स्ट अवेलेबल जहाँ होगा वहाँ जाएगा 29, यहाँ होगा, फिर इसके बाद क्या होगा 39 होगा, ये 49। तो इस तरह से लीनियर में जो उसके बाद नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट्स होंगे उसी में स्टोर करना शुरू कर जाएगा लीनियर प्रोबिंग में, ठीक है। और डबल हैशिंग में क्या करते हैं कि किसी की तरह एक और टेबल बना सकते हैं, बना देते हैं हम लोग, ठीक है। और जो भी कन्फ्लिक्टेड होंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग की को ऐड करते जाएंगे उसमें, ठीक है। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में जो एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, वो फार्मूला क्या है, कैसे हम बता रहे हैं कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से हैश वैल्यू में हमारा ये की जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है कि एच के प्लस आई स्क्वायर, ठीक है। ये होता है। अब देखो, पहले तो क्या 19 गया, 19 अगर इसमें डालेंगे हम लोग, ठीक है, एच के की वैल्यू 9 आएगी। और ये हम लोग पहले जीरो रखेंगे तो 9 में ही चला जाएगा, राइट। 9 में चला जाएगा, यहाँ पे 19 चला गया। अब क्या है, अगर 19 स्टोर करना है तो एच के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एच के निकालोगे तो इसका वैल्यू 9 आएगा। प्लस जीरो में तो ऑलरेडी है तो यहाँ नहीं जाएगा, तो अब आई की वैल्यू एक इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा, एक स्क्वायर बाय 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे, इसकी मॉड, ये मॉड 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो अब कितना बचेगा ये, अब इसका 1 आएगा, तो मतलब कि अब नेक्स्ट वैल्यू 29 यहाँ पे स्टोर होगी, 1 पे, इस जगह पे स्टोर होगी, ठीक है। अब आएगा 39, 39 में भी क्या होगा, यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, यहाँ तो एच के की वैल्यू तो 9 आ जाएगी, प्लस अब 1 पे तो होगा नहीं, अब टू के 4 हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा। अब मतलब कि हमारा जो हैश की वैल्यू 3 पे जो है 39 स्टोर होगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये सारा हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक प्रोग्राम हो गया। ओके, तीनों समझ में आ गया कि डाटा स्ट्रक्चर में कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक तीनों कैसे करते हैं। इन चारों का मैं आपको एक ये बना के लाया था, ठीक है। आप यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे पूरा स्टोर कर रहा है, कहाँ पे स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे जो है कोलिजन को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर नेटवर्क पे है, ठीक है। एक नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन अलाउ द मल्टीपल आईपी एड्रेस टू शेयर द सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस यूजिंग डिफरेंट पोर्ट नंबर्स। ओके, तो ये सीधी सीधी बात है, किसको अगर पिछली की वीडियो देखोगे तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब करते क्या है, देखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है गाइज। अब ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे राउटर लगा होता है। राउटर के पास जो है हमारे पास यहाँ पे एक पब्लिक एड्रेस होता है, ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मशीन्स लगी होती हैं, ठीक है। ये बहुत सारे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे मशीन्स लगी होती हैं हमारे पास, ठीक है। देखो, PC 1 है, PC 2 है, PC 3 है, PC 4 है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो हम नहीं चाह रहे हमारा पीसी डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट में आए और जिससे हमारा अटैकर अटैकर कुछ कर सके, मतलब, ठीक है। तो हम लोग इसको हाइड करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पहली चीज तो हाइड करने के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इसको प्राइवेट एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि क्योंकि सबको पब्लिक आईपी एड्रेस देने का मतलब है कि पूरा IPv4 हम लोग खरीदेंगे, ठीक है। उसको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे, कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, तो वो फिजिबल नहीं है। तो बेटर है कि हम लोग जो है सबको एक प्राइवेट एड्रेस दे दें और उसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस से, एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर दें। लेकिन अगर सबको रिक्वेस्ट करना है इंटरनेट से, मान लो कि ये इंटरनेट है, वर्ल्ड है, ठीक है, इससे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कांटेक्ट होगा, तो सबसे पहले तो सारे पीसी जो है एक सेम पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर सब एक साथ रिक्वेस्ट करेंगे तो एक ही पीसी को एक बार पब्लिक आईपी असाइन होगा, राइट। ये नेट यूज करता है, ये क्या करता है, नेट क्या करता है कि ये आपका जो पीसी का प्राइवेट आईपी एड्रेस है इसको पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, लेकिन सबके लिए तो कन्वर्ट करेगा अगर एक साथ सब कर रहे हैं तो फिर एक साथ तो रिक्वेस्ट नहीं देंगे इसको, क्योंकि एक बार में एक ही रिक्वेस्ट डालेंगे। तो करते क्या है ये लोग, यहाँ पे एक लोग यूज करते हैं पैट को। पैट क्या करता है कि सबको तो एक ही आईपी एड्रेस दिया, बट वो क्या करेगा, सबको अलग अलग पोर्ट दे देगा, एक अलग अलग पोर्ट दे देगा, ठीक है। तो मान लो कि ये 101, 102, 103 पोर्ट दे दिया, और उस पोर्ट मतलब सेम पब्लिक एड्रेस आईपी एड्रेस बट डिफरेंट पोर्ट के थ्रू आई नेट पे जाके कनेक्ट कर लेंगे, जिससे कि सारे पीसी जो है सेपरेट होंगे और सारा रिक्वेस्ट सेपरेटली जो है सर्व किया जाएगा जितने भी पीसी, ठीक है। तो ये हम लोग जो है यूज करते हैं पोर्ट एड्रेस में। इसका जो है आपको ये मिल जाएगा किस तरह से यूज हो रहा है। पब्लिक आईपी एड्रेस है, यहाँ से पैट यूज करके हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट असाइन कर देंगे सबको, इसको 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 अलग अलग पोर्ट, और सब लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
ये हमारा साइकिल सिक्योरिटी है। देखो, पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर्स ना के पास तीन चीजें होती हैं। ठीक है, पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होता है, सर्टिफिकेट मिले आपको। ठीक है, एक जो है सर्टिफिकेट अथॉरिटी हो, और एक तो होता है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो। ठीक है, या बोलते हैं सर्टिफिकेट रिलोकेशन लिस्ट, जो भी है इसको। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग डिजिटली साइनिंग एंड रिवोकिंग डिजिटल सर्टिफिकेट। तो ये क्या करता है, जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने ये काम करता है हमारे पास। ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नेचर्स की बात करता है, डेटा की इंटीग्रिटी की बात करता है, डेटा की इंटीग्रिटी की बात करता है, डेटा की अवेलेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, और डेटा की अथॉरिटी की बात करता है। ठीक है, डेटा की अथॉरिटी के और नॉन रिपोर्टिएशन की बात करता है कि नॉन रिपोर्टिएशन की बात करता है। ठीक है, अब ये करते क्या है कि देखो, इंटीग्रिटी मतलब कि डेटा में कोई चेंज ना हो। ठीक है, डाटा ट्रांसफर के लिए अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल है, अथेंटिक पर्सन से आए, और जो बंदा भेज रहा है वो बाद में डिनाई ना कर सके कि हम डेटा भेज रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास यही होगा। ठीक है, ये इस तरह से पूरा रहता है। ठीक है, सर्टिफिकेट रिपोजिटरी। ठीक है, उसको पढ़ लेना। ठीक है। ठीक है, मैंने ये चीज़ें वो कर दिया। ठीक है, आपको शो कर दिया इसका आंसर। फिर भी आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा इस चीज़ को कि थ्रैशिंग होती क्या है। पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, थ्रैशिंग होती क्या है। ठीक है, तो थ्रैशिंग जो है ना, एक कंडीशन होती है जहाँ पे मल्टीपल पेज फॉल्ट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट हो रहे हैं, तो मतलब कि हमारा होगा क्या प्रॉब्लम, जब मल्टीपल पेज फॉल्ट होंगे। मतलब पेज फॉल्ट का क्या मतलब हुआ कि देखो, ये रैम है, ये सीपीयू है। मतलब सीपीयू जब रैम में देखेगा प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, यहाँ एसएसडी लगी है। ठीक है, तो मतलब प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। पेज फॉल्ट होगा तो फिर रैम क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, सर्च करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करेगा, फिर यहाँ से डेटा उठा के लेके आएगा रैम में, रैम से फिर ये चीजें शेड्यूल होगा यहाँ पे। ठीक है, शेड्यूल पे। तो मल्टीपल बार बार पेज फॉल्ट हो रहा है, मतलब कि सीपीयू का ज्यादा से टाइम क्या कर रहा है, पेज को रिप्लेस करने में लगा रहा है। पेज को उठा के यहाँ से ला रहा है, यहाँ से सीपीयू में, और एग्जीक्यूशन टाइम कम हो रहा है। तो इससे क्या होगा, थ्रैशिंग होगी, आपका परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाएगा। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स आई हैं, ठीक है, वो बात करते हैं। ठीक है, डिमांड पेजिंग की तो बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो रिक्वायर्ड पेज है वही, तो इसको ये तो इंक्रीज कर देगा कि भाई रिक्वायर्ड पेज है, उसी को हम लोग रखेंगे रैम में, बाद में उसी को हम लोग एसएसडी लेंगे, रैम में डालेंगे, फिर डालेंगे, तो मतलब थ्रैशिंग को इंक्रीज करेगा। वर्किंग मॉडल सेट क्या करता है, यही यही जो एक्चुअली क्या करता है, थ्रैशिंग को कम करता है। अब इसी को मैं समझाऊंगा किस तरह से काम करता है। उससे पहले जो है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अब सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस, सीपीयू क्या कर रहा है, प्रोसेस नीड अ पेज। जो पेज की रिक्वायरमेंट, अब कह रहे हैं कि रैम में क्या वो पेज अवेलेबल है, अगर हाँ अवेलेबल है तो एग्जीक्यूशन नॉर्मल तरीके से फ्लो होगा, इस तरह से नॉर्मल फ्लो होगा। ठीक है, अगर पेज अवेलेबल नहीं है तो पेज फॉल्ट है, एक सिंगल पेज फॉल्ट हुआ। रीड द पेज फ्रॉम द डिस्क, मतलब एसएसडी आपने रीड किया। ठीक है, अगर यही चीजें कि बार बार सीपीयू कर रहा है, बार बार चीजें आ रही हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी, राइट, मल्टीपल पेज फॉल्ट होगी और थ्रैशिंग होगी, मतलब हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा कि अब उस टाइम पे थ्रैशिंग होगा, आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस कम होगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं वर्किंग सेट मॉडल। ठीक है, वर्किंग सेट मॉडल क्या करता है कि ये जो टू मैनी रिप्लेसमेंट है ना पेजेस के, ठीक है, जिसकी नीड्स हैं, ठीक है, इसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और क्या कहता है, रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब कि मल्टीपल मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस जो रैम में रखने का जो चीजें हैं उसको रिड्यूस कर देता है, और रिक्वायर्ड जो पेजेस हैं उसी को रैम में डालता है। ठीक है, इस जिससे कि हम लोग थ्रैशिंग को प्रिवेंट कर सके, मतलब जो रिक्वायर्ड पेजेस हैं उसी को रैम में डालेगा। ठीक है, और जो नहीं रिक्वायरमेंट उसको हटा देगा। इससे होता क्या है कि मल्टी और डिग्री प्रोग्रामिंग क्या होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग के बाद और डिग्री मल्टी प्रोग्रामिंग की बात क्या करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज हम लोग रैम में रखें। ठीक है, बट ये वर्किंग सेट मॉडल क्या करता है, थ्रैशिंग ना हो मल्टीपल पेजेस की वजह से, मल्टीपल स्वैपिंग की वजह से, मल्टीपल पेज फॉल्ट की वजह से, तो सिर्फ रिक्वायर्ड पेज ही रखता है। इसी वजह से फिर हमारा नॉर्मल सिस्टम फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा सीपीयू का वर्किंग सेट मॉडल है, इसी को बोलते हैं वर्किंग सेट मॉडल। ठीक है, जो कि थ्रैशिंग को रिमूव करने के लिए काम आता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन था ये पूरा, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेना इसको। ठीक है, फिर कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, एआरपी, रैप एंड एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है, ठीक है, और प्रॉक्सी एआरपी है। ठीक है, इट इज यूज टू ऑब्टेन द आईपी एड्रेस फ्रॉम द मैक एड्रेस। ठीक है, वो मैंने दिखा दिया। ठीक है, एआरपी यूज टू ऑब्टेन द आईपी एड्रेस पोस्ट फ्रॉम द मैक एड्रेस। एआरपी क्या करता है, मैक टू आईपी कन्वर्ट करता है ना, मैक टू आईपी कन्वर्ट करता है। ठीक है, बट ये कह रहे हैं कि आईपी टू मैक नहीं है,
रैप यूज टू मैक एड्रेस टू, ये गलत है, ये इसका ये होगा, रैप ये करता है, एआरपी ये करता है, और रैप ये करता है, ठीक है। तो ये इन प्रॉक्सी राउटर क्या करता है, रिप्लाई एआरपी रिक्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर होस्ट कंप्यूटर डिफरेंट, यही है कि किसी अनदर होस्ट के बिहाफ पे हम एआरपी रिक्वेस्ट देते हैं, और उस बेसिस पे हम लोग एड्रेस टू मैक। अब ये कैसे काम करता है देखो, जैसे कि अब कोई इंटरनेट पे आया, बात करें, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन था, मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला हम लोग पढ़े थे ना, ये वाला देखो, ये वाला यही मान लो, ठीक है। अब यहाँ से कोई बंदा आएगा बाहर से, अब यहाँ पे जब नेट पे पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर का बंदा हमको किस नाम से जानेगा इस ऑर्गेनाइजेशन में, इसको जानेगा इस आईपी के नाम से। जब यहाँ पे कोई बंदा आएगा, पहुंचेगा और देखेगा कि यार ये इसके अंदर तो बहुत सारे मशीनें हैं, कौन से पहले जाना है, हमको तो यही पता था एड्रेस, तो यहाँ से क्या करेगा कि एक एआरपी रिक्वेस्ट भेज देगा। एआरपी रिक्वेस्ट भेजेगा भेजेगा बोलेगा कि ये आईपी एड्रेस किसका है, आई नीड योर मैक एड्रेस, ठीक है, सबको ब्रॉडकास्ट करेगा, जिसके पास ये मैचिंग होगा फिर वो यूनिकास्ट करेगा, बोलेगा ये मेरा आईपी एड्रेस है, ठीक है, और उस बेसिस पे उसको ट्रांसफर होता है। आईपी टू मैक कन्वर्ट करने के लिए एआरपी का यूज होता है, समझ में आया? ठीक है। ये आईपी रिक्वेस्ट और प्रॉक्सी एआरपी क्या है, ये चीजें मैंने लिख दिया है, आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। देन डीबीएमएस का क्वेश्चन है, डिजास्टर रिकवरी टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये कैसे डिजास्टर रिकवरी टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे डिजास्टर रिकवरी टेक्निक्स होती है, वो चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिजास्टर रिकवरी टेक्निक्स क्या होती है, ठीक है, ये इंश्योर करता है कि डेटा रिमेन्स इन कंसिस्टेंट स्टेट, कि हमारा जो डेटा रिमेन्स कंसिस्टेंट स्टेट में रहे, कंसिस्ट रहे, ठीक है। कि डिजास्टर होने के बाद जैसे कोई ट्रांजेक्शन का फेलियर हुआ, या डेटाबेस क्रैश हुआ, या कुछ भी, मतलब कुछ भी होने के बाद, या फिर पावर फेलियर हुआ, ठीक है, उस बेसिस के बाद भी हमारा जो डेटाबेस जो है इंश्योर करे कि ये चीजें हमारा कंसिस्ट रहे, हमारा डेटाबेस। तो उसके लिए हम लोग कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है, इसके बाद तीन टेक्निक्स यूज करते हैं हम लोग, डिफर्ड अपडेट, इमीडिएट अपडेट, एंड राइट अहेड द लॉगिंग। तो देखो, जब कोई भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट होता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, उस ट्रांजेक्शन पे एक लॉग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन कमिट होने से पहले उसको लॉग क्रिएट होता है उसका, ठीक है, उसका लॉग क्रिएट होता है। तो अब डिफर्ड अपडेट क्या बोलता है कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखो, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अपडेट, लॉग में अपडेट हो जाएगा ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन को कमिट कर दिया, कमिटेड किया, बट अभी भी ये डेटाबेस में नहीं कमिटेड है, डेटाबेस में नहीं अपडेट हुआ है, मतलब ट्रांजेक्शन कमिट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्रैश कर गया, क्रैश कर गया, ठीक है। तो डेटाबेस यहाँ पे था, डेटाबेस यहाँ पे था, तो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, ये क्रैश कर गया, ठीक है, क्रैश कर गया सिस्टम। तो अब होगा क्या कि अब इस चीज को लोग कैसे रिजॉल्व, देखो हमारे पास डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस था, वहां पे डेटा अपडेट नहीं हुआ, बट कमिटेड ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे रोल बैक ना करके, ठीक है, रोल बैक ना करके अंडो, जिसको बोलते हैं अंडू एंड रीडू, दो टर्म्स हैं, इस चीज को समझना। अंडू का मतलब होता है कि अनकमिटेड ट्रांजेक्शन है तो उसको रोल बैक कर देते हैं, ठीक है। अगर ट्रांजेक्शन कमिटेड है बट डेटाबेस में अपडेट नहीं है तो उसको रीडू करेंगे। रीडू क्या करता है, कमिटेड ट्रांजेक्शन को डेटाबेस में अपडेट करने के लिए हम लोग रीडू का यूज करते हैं, डेटाबेस को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डिफर्ड स्टेट इसको बोलते हैं, ये अपडेट द पेजेस, अपडेट इमीडिएटली बिफोर द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कमिट नहीं है तो गलत बात कर रहे हैं, ये तो इसकी बात कर रहे हैं, ये चीजें, ठीक है। अब इमीडिएट अपडेट क्या हो रहा है कि इमीडिएट अपडेट में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर ट्रांजेक्शन जो है डेटाबेस में अपडेट हो गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, लॉग क्रिएट हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि डाटाबेस में अपडेट, डाटाबेस में अपडेट भी हो गया, बट कमिट नहीं हो पाया, ये कमिट था, कमिट था, बट यहाँ पे डेटाबेस हमारा क्रैश हो गया। तो इसके लिए क्या होता है कि अब देखो डेटाबेस में कमिटेड डेटाबेस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि डाटाबेस क्रैश हो गया, तो यहाँ पे दोनों अंडो भी होगा, रीडो भी। यहाँ पे क्या होगा, अनकमिटेड डेटा है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अंडो कर सकते हैं। जो कमिटेड डेटा होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, रीड्यू कर देंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि चेंजेस आर रिटन ओनली आफ्टर ट्रांजेक्शन इज कमिट, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। क्या है कि रिक्वायर लॉग दैट रिकॉर्ड टू बी रिटेन इन स्टेबल स्टोरेज बिफोर द करस्पॉन्डिंग डेटाबेस पेज इज अपडेटेड। ये बात सही है कि हम लोग को हर चीज़ का देखो, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, इसका लॉग क्रिएट कर लेंगे तो हमें सब कुछ पता चले, क्योंकि आप जब रिकवरी करेंगे ना डेटाबेस की, तो हम लोग सिर्फ लॉग में ही चेक करते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सही है, हमें लॉग तो चाहिए ही चाहिए डेटाबेस रिकवरी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये हमारा सीरीज करेक्ट आंसर। ये चीज़ें पूरी हैं कि कैसे डिफर्ड स्टेट है, इमीडिएट स्टेट है, उसका पूरा कैसे कैसे प्रोसेस है, ये चीज़ें यहाँ पे हैं, आप लोग इसको पढ़े हैं नोट्स में, ठीक है। अ, फिर ये है हमारा, क्या नाम है,
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को क्वेश्चन है। देखो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई इंस्ट्रक्शंस कैसे होता है, जैसे आपने कोड लिखा, तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, फिर इसको डिकोड करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, फिर इसको मेमोरी एक्सेस करेगा, ठीक है, मेमोरी एक्सेस करेगा एंड देन मेमोरी में राइट कर देगा, ठीक है। ये पूरा हमारा स्टेट होता है, ऐसे ऐसे फॉलो होता है। अब क्या कह रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। अब कह रहे हैं कि देखो, पहला क्या कह रहा है, लोड R1, ठीक है, 100 R2 का जो 100 है उसमें R1 पे लोड करना है। दूसरा कह रहे हैं ऐड करें R1 R2 R4, सॉरी R1 R3 एंड R4 को ऐड करना है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ऐड द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर द वैल्यू लोडेड इनटू R2 बाय लोड इंस्ट्रक्शन विच ऑफ द पाइपलाइन हजार्ड इज अकर्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पाइपलाइन क्या होती है। इसको करने के लिए देखो, हम लोग पाइपलाइन का यूज करते हैं सीपीयू को परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एक साथ एग्जीक्यूट हो। जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन एक है, इसका इंस्ट्रक्शन ये, इसको लोड बोल रहा है, इसको इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन है, दोनों को एक साथ करें, ठीक है, दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करें, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसी को प्रॉब्लम को बोलते हैं पाइपलाइन हजार्ड, ठीक है। पाइपलाइन क्या बोलता है कि आपको मल्टीपल ट्रांस सीपीयू को परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट करवा देगा, ठीक है। तो उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा, टाइम कम लग जाएगा, ठीक है। बट उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी को पाइपलाइन हजार्ड बोलते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, जैसे कि अब ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। अब ये पूरा लोड किया और मेमोरी में स्टोर नहीं किया, उससे पहले ये बोला कि मुझे R1 की वैल्यू चाहिए। अब R1 की वैल्यू तो प्रीवियस वाली वैल्यू है, राइट। डेटा है R1 में क्या है कि प्रीवियस का डेटा है। अभी R1 जो है एग्जैक्टली अपडेटेड डेटा नहीं है, क्योंकि अभी ये पूरा मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाया, ये वाला ट्रांजेक्शन पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और ये वाले ने बोला मुझे ऐड करना, मुझे R1 की वैल्यू चाहिए। अब R1 की वैल्यू तो नहीं अवेलेबल है, करंट वैल्यू उसकी जो अपडेटेड वैल्यू है। तो ये रीड करेगा रॉन्ग वैल्यू को और फिर अपडेट कर ऐड करके आपको रिजल्ट दे देगा। इसी को बोलते हैं हमारा डेटाबेस हजार्ड, ठीक है। समझ में आया? डेटाबेस, डेटाबेस क्या बोलते हैं, डेटाबेस हजार्ड क्या होती है, ठीक है। अभी अब बाकी की चीजें आपको यहां से मिलेंगे। स्ट्रक्चर हजार्ड क्या होती है, ठीक है। सेम रिसोर्स को जब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट रिसोर्स हो जाता है। कंट्रोल हजार्ड एक होती है, ठीक है, डेटाबेस। तो ये पाइपलाइन हजार्ड जो है आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तरह के पूरे 5 स्टेजेस हैं, कैसे कैसे पूरा होता है हमारा, कि कैसे एग्जीक्यूशन होता है, किसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, वो चीजें पूरी लिखी हुई है, ठीक है। ये हमारा हमारे पास कुछ वेब टेक्नोलॉजी है, HTTP मेथड है, ठीक है, स्टेटस कोड है, करेक्टली कौन सा मैच है, ठीक है। रेस्टफुल एपीआई में क्रिएटिंग द न्यू रिसोर्स, यहाँ पे देखना वर्ड लिखा है क्रिएटिंग द न्यू रिसोर्स, ठीक है, ये भी सही है। बट क्या ये यूज होता है क्रिएटिंग द नया रिसोर्स के लिए? नहीं यूज होता है। गेट क्या करता है, डेटा को रिट्रीव करता है डेटाबेस से, ठीक है। रिट्रीव करने, पोस्ट क्या करता है, डेटा को राइट करने के लिए, नया रिसोर्स या नया डेटा ऐड करने के लिए हम लोग 201 यूज होता है इसमें। कोड जो है HTTP कोड जो है 201 आता है, अगर आया तो मतलब डेटा जो है राइट हो गया डेटाबेस में। इसका करेक्ट आंसर यही है। पुट जो है डेटा को अपडेट करता है, ठीक है, डिलीट डेटा को डिलीट करता है, ठीक है। ये गेट का पार्ट है कि पेज रिक्वेस्ट किया बस पेज इज नॉट फाउंड इंटरनल सर्वर, ये भी गेट का ही पार्ट है, ठीक है। 500 डेटा आता है, डिलीट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये गेट क्या करता है, पोस्ट क्या करता है, पुट क्या करता है, अपडेट करता है, डिलीट क्या करता है, डिलीट रिसोर्स करता है। बाकी सारे चीजों का है कि अगर 200 आएगा रिस्पॉन्स तो उसका क्या मतलब हुआ, 201 आएगा तो उसका क्या मतलब हुआ, कौन सा ऑपरेशन वो यूज होता है HTTP का। 300 आएगा, 400 बैड रिक्वेस्ट, आपने देखा होगा बैड रिक्वेस्ट अनऑथराइज्ड आएगा, फॉरबिडन कभी कभी लिख के आता है, नॉट फाउंड कभी कभी। तो इसका क्या मतलब है, इससे कौन कौन से रिस्पॉन्स हैं, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक व्यू है, व्यू स्टेटलाइजेशन मटेरियलाइज्ड व्यू एक होती है, ठीक है। अब इस चीज को कैसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कि क्या है, विच आर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द व्यू एंड मटेरियलाइज व्यू एंड इंडेक्सेस, ठीक है। अब कौन सा करेक्ट है, मटेरियलाइज भी स्टोर द क्वेरी रिजल्ट फिजिकली एंड रिक्वायर रिफ्रेशिंग। देखो अब इससे पहले आपको समझना, व्यू व्यू क्या होता है, एक वर्चुअल टेबल होती है, राइट। जैसे कि मैंने कोई सेलेक्ट क्वेरी लिखा, सेलेक्ट क्वेरी, ठीक है, सेलेक्ट सेलेक्ट क्वेरी कुछ लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर ID इक्वल टू 3, ठीक है। तो जो इसकी ID 3 वो निकल जाएगा। तो मतलब क्या है कि व्यू एक वर्चुअल टेबल आपको क्रिएट कर देगा, जो आप चाहोगे डेटा वही डेटा मिलेगा, ठीक है। वर्चुअल टेबल ये फिजिकली डेटा को स्टोर नहीं करता, ये सिर्फ क्वेरी को स्टोर करता है, ठीक है। व्यू, मटेरियलाइज व्यू क्या करता है कि मटेरियलाइज व्यू जो है डेटा, फिजिकल डेटा को स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे जो व्यू में क्या होगा, आपको हमेशा अपडेटेड डेटा मिलेगा। बट मटेरियलाइज व्यू में क्या होता है कि डेटा जो है फिजिकल डेटा स्टोर कर लेता है अपने में,
तो क्या होगा कि जब भी कोई बेस टेबल में अपडेट होगा ना, तो व्यू को, मटेरियलाइज व्यू को रिफ्रेश करना पड़ेगा नया डेटा फाइंड आउट करने के लिए। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो है, ए मटेरियलाइज व्यू स्टोर द क्वेरी रिजल्ट फिजिकली। ठीक है, ये फिजिकली स्टोर करता है, रिक्वायर रिफ्रेशिंग व्हेन अंडरलाइन डेटा इज चेंजेस। तो करेक्ट है, जब भी डेटाबेस बेस डेटा में चेंजेस होगा, आपको फिजिकल जो डेटा स्टोर किया उसमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। व्यू जो है फिजिकल स्टोर डेटा फिजिकल नहीं करता है, ये वर्चुअल डेटाबेस होता है। ठीक है। इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स जो है क्वेरी रिट्रीवल को फास्ट कर देता है। ये दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर, सॉरी, क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स। ओके, तो ये तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। व्यू ऑटोमेटिकली क्रिएट इंडेक्स बाय हैंडल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये पढ़ लेना। व्यू मटेरियलाइज व्यू इंडेक्सेस क्या है, पूरा बहुत डिटेल से एक एक पढ़ोगे आपको ना, तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सब कुछ आप समझ जाओगे। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारे, ये भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से है। ठीक है, सॉरी, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क से है। ठीक है, इसमें रिप, ओएसपीएफ एंड बीजीपी, मैंने तीनों के बारे में बताया था क्या क्या होते हैं। ठीक है। बीजीपी मैंने बोला था एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, तो ये तो इंटीरियर है, जो कि जो है डिफरेंट डिफरेंट आईएसपी प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बीजेपी का, दो ऑटोनॉमस सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए। ओएसपी लिंक लिंक स्टेट गेटवे प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, ये कॉस्ट पे काम करता है। ठीक है, कॉस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, इसका करेक्टनेस सही है। ये जो डिजिकिस्ट्रा कथन नहीं, ये डिजिकिस्ट्रा आता है, ये होता है बेलामैन एल्गोरिथम फॉलो करता है, आरआईपी। ठीक है। ओएसपी मेनली यूज फॉर राउटिंग बिटवीन डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम। ठीक, ओएसपी डिफरेंट नहीं होता, सेम ऑटोनॉमस सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ओएसपी फिर आरआईपी सेम ऑटोनॉमस सिस्टम में यूज होता है तीनों, ये दोनों। और ये बीजेपी जो है डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम में यूज होता है, डिफरेंट नेटवर्क और डिफरेंट आरआईपी, डिफरेंट आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। सो ये हमारा पूरा आज का लेक्चर था। ठीक है, ये पूरा डिफरेंसेस है, आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, कैसे कैसे है। अगर फिर भी किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है, कुछ भी लग रहा है कि नहीं, मुझे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।